नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस की। यह क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? यानी टीयर्स की बात हो रही है। टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? पहला ऑप्शन नमक, दूसरा ऑप्शन समुद्र, तीसरा ऑप्शन स्टार्च और चौथा ऑप्शन ग्लूकोज। आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है, इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लोहे पर जंग लगती है। पहला ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड से, दूसरा ऑप्शन जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, तीसरा क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। लोहे पर जंग यानी रस्ट लगता है। पहला ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड के कारण, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट, यह भी सही है। यानी इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, उपर्युक्त सभी के कारण। यही चौथा ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी के कारण। यानी इसमें ये पहला ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड से, दूसरा ऑप्शन जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, तीसरा ऑप्शन क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट, तीनों ऑप्शन सही हैं। उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की बात करते हैं हम। इंसुलिन की खोज की थी। पहला ऑप्शन बैंटिंग ने, दूसरा ऑप्शन डोमेक ने, तीसरा ऑप्शन रोनाल्ड रॉस ने, चौथा ऑप्शन हार्वे ने। इसका सही आंसर होगा इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग ने। किसने की थी? बेंटिंग ने। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। पहला ऑप्शन उष्मा उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट से, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजनीकरण से, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन द्वारा, चौथा ऑप्शन एंजाइमों के द्वारा। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। इसका सही आंसर होगा दूसरा वाला। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? पहला ऑप्शन जस्ता, दूसरा ऑप्शन स्टील, तीसरा ऑप्शन सीसा और चौथा ऑप्शन एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है? यह ना मिश्र धातु की बात की जा रही है, तो मिश्र धातु इसमें से स्टील है। स्टील कैसा धातु है? स्टील मिश्र धातु है। स्टील किसका किसका मिश्रण होता है? लोहा, क्रोमियम और निकिल का मिश्रण होता है। स्टील एक मिश्र धातु है, यह लोहा, क्रोमियम और निकिल का मिश्रण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सी फ्यूल गैस यानी ईंधन गैस नहीं है? पहला ऑप्शन भाप अंगार गैस, दूसरा ऑप्शन प्रोड्यूसर गैस, तीसरा ऑप्शन हास गैस, चौथा ऑप्शन मार्स गैस। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है?
हास गैस यानी लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, यह ईंधन गैस नहीं है। कौन सी गैस? लाफिंग गैस, यह ईंधन गैस नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। लाफिंग गैस यानी हास गैस, यह ईंधन नहीं है, बाकी सब ईंधन है, चाहे आपकी वाटर गैस हो, प्रोड्यूसर गैस हो या मार्स गैस हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन में जलता है? पहला ऑप्शन फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन सोडियम, तीसरा ऑप्शन लोहा और चौथा ऑप्शन गंधक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड, कैसा? प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन में जलता है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोडियम। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन में जलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 8। फेदम। फेदम क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, एक माप यानी मेजर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फेदम क्या है? फेदम एक माप है। फेदम क्या है? एक माप है यानी मेजर है। फेदम एक माप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन भूकंप की तीव्रता, दूसरा ऑप्शन वायु की गति, तीसरा ऑप्शन समुद्र की गहराई, चौथा ऑप्शन शरीर का ताप। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। रिचर स्केल का प्रयोग कहाँ पे होता है? भूकंप की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 10। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन हैं? पहला ऑप्शन आइंस्टाइन, दूसरा ऑप्शन न्यूटन, तीसरा ऑप्शन अल्फ्रेड नोबेल, चौथा ऑप्शन मैडम क्यूरी। यहां बात की जा रही है डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। किससे प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 12। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? पहला यक्स किरणें, दूसरा लेजर किरणें, तीसरा गामा किरणें और चौथा ऑप्शन कैथोड किरणें। बात की जा रही है चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? इसका सही आंसर होगा लेजर किरणों की। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए लेजर किरणों का न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 13 की। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? पहला ऑप्शन विद्युत तरंगे, दूसरा ऑप्शन विद्युत चुंबकीय तरंगे, तीसरा ऑप्शन ध्वनि तरंगे, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रयोग की जाती हैं। किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है रडार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 14। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन सूर्य की रोशनी,
नीली होती है। दूसरा ऑप्शन वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। तीसरा ऑप्शन प्रकाश परावर्तन। चौथा ऑप्शन प्रकाश अपवर्तन। इसका सही आंसर होगा आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। सौर किरणों का प्रकीर्णन, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, यही सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 15। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा होगा? तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अधिक सुनाई देता है। तीसरा ऑप्शन कम सुनाई देता है। और चौथा ऑप्शन पहले कम और फिर अधिक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। कैसे सुनाई देता है? उसका पिच अधिक सुनाई देता है, यही वाला ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 16। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, पहला ऑप्शन छूकर, दूसरा ऑप्शन जलाकर, तीसरा ऑप्शन NOH से क्रिया करा के, चौथा ऑप्शन HSO से क्रिया करा के। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सूती और ऊनी रेशों को अंतर ज्ञात करने के लिए उसे जलाकर ज्ञात किया जा सकता है कि यह सूती है कि ऊनी है, यही सही आंसर होगा। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 17। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा कि शून्य रहेगा? बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 17 की। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। कैसा होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गर्मियों में अक्सर आपने देखा होगा लोग सफेद कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों होता है? गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? पहला ऑप्शन ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, दूसरा ऑप्शन सस्ते होते हैं, तीसरा ऑप्शन आकर्षक होते हैं, चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं, क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसलिए गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखते हैं प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन लोहा पानी में डूब जाता है, दूसरा ऑप्शन लकड़ी पानी पर तैरती है, तीसरा ऑप्शन पारा पानी पर तैरता है, चौथा ऑप्शन पारे में लोहा तैरता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? यानी इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? पारा पानी पर तैरता है, यह वाला कथन गलत है। पारा पानी पर तैरता है, यह कथन गलत है, यही सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 20। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पहला ऑप्शन विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी और चौथा ऑप्शन विटामिन बी। बात की जा रही है कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं यानी खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन सी की मात्रा अधिक मात्रा में होती है।
इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन सी अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 21। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। अल्ट्रा वायलेट वेव से, दूसरा अल्ट्रासोनिक वेव से, तीसरा ऑप्शन रेडिएशन से, चौथा ऑप्शन स्पेशल रेटिना से। इसका सही आंसर होगा चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव की। किसकी सहायता प्राप्त होती है? अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता प्राप्त होती है। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 22। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? प्रश्न संख्या 22। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? पहला ऑप्शन मोनानाइट, दूसरा एंथ्रासाइट, तीसरा बॉक्साइट और चौथा ऑप्शन थोरियम। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। यही आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 23। ब्लैक होल क्या है? पहला ऑप्शन निहारिकाएं, दूसरा ऑप्शन उल्काएं, तीसरा ऑप्शन सूर्य के धब्बे, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं। ना तो निहारिकाएं हैं, ना तो उल्काएं हैं, ना तो धब्बे हैं। इसका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ब्लैक होल क्या है? इसका तीनों ऑप्शन गलत हैं, यानी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 24। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। पहला ऑप्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन जिंक क्लोराइड, चौथा ऑप्शन कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कौन सा आंसर सही होगा? जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम क्लोराइड जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 25। कैलोरी की मापन इकाई है। पहला ऑप्शन उपमा, दूसरा ऑप्शन ठोस, तीसरा ऑप्शन तरल, चौथा ऑप्शन ध्वनि। बात की जा रही है कैलोरी। कैलोरी की मापन इकाई है उष्मा। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी की मापन इकाई है उष्मा। इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 26। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सूर्य उदय होते समय, जैसा आपने देखा होगा, उदय होते समय व डूबते समय लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? पहला ऑप्शन विकिरण के कारण, दूसरा ऑप्शन जलवाष्प के कारण, तीसरा ऑप्शन धूल के कारण और चौथा ऑप्शन प्रकीर्णन के कारण। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। यही आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 27। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। कैसे जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में, दूसरा ऑप्शन समांतर क्रम में, तीसरा ऑप्शन मिश्रित क्रम में और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वह कैसे क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। कैसे जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 28। लोहे में जंग लगता है। लोहे में जो जंग लगता है क्या है? भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है?
लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। एक रासायनिक क्रिया है लोहे में जंग लगना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं प्रश्न संख्या 29। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? पहला ऑप्शन क्रोमियम का, दूसरा ऑप्शन टंगस्टन का, तीसरा ऑप्शन तांबा का, चौथा ऑप्शन जस्ता का। बात किसकी की जा रही है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 30। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? चालन का यानी कंडक्शन का, दूसरा संवहन यानी कन्वेक्शन का, तीसरा विकिरण रेडिएशन का, चौथा ऑप्शन कंडेंसेशन का यानी संघनन का। इसका कौन सा आंसर सही होगा? केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संवहन का उदाहरण है। संवहन का उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना कैसा उदाहरण है? केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न जो कि इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न होगा। हमने टॉप 30 की बात की थी, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन संख्या 31 की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है ठोस, यानी जो सूखी बर्फ होती है जिसे ड्राई आइस कहते हैं, वह कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ यानी ड्राई ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। किसे? सूखी बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को यानी ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को। आशा है कि जो बातें हमने आज इस प्रश्नोत्तरी में बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।